नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी वाथम और जुनून एजुकेशन पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज की जो वीडियो है, जैसा कि आपको एक नाम दिख रहा है, नाओमी ओसाका। ये नाओमी ओसाका का नाम जैसा कि आपको दिख रहा है और एक इमेज है नाओमी ओसाका का। नाओमी ओसाका ने अपने करियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम जीता है। सबसे पहले तो ये ग्रैंड स्लैम क्या होता है, इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा आपको। ग्रैंड स्लैम के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ये ग्रैंड स्लैम होता क्या है, ठीक है। तो ये ग्रैंड स्लैम है, तीसरा ग्रैंड स्लैम जीता है, जबकि दूसरा यूएस ओपन जीता है। किसने? नाओमी ओसाका। नाओमी ने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को फाइनल में हराकर ये जीत हासिल की है, ठीक है। फाइनल में उसने हरा दिया और इससे पहले 2018 में यूएस ओपन और 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीत चुकी हैं। मतलब 2018 में ही उन्होंने यूएस ओपन जीता था और 2000 सॉरी उन्होंने इससे पहले 2018 में और यूएस ओपन और 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, हाँ 2019 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, जो फर्स्ट नंबर का ग्रैंड स्लैम होता है। तो इसमें तीन प्रकार के आपके ग्रैंड स्लैम चार ग्रैंड स्लैम होते हैं। चारों ग्रैंड स्लैम को मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, और सेकंड नंबर का होता है आपका फ्रेंच ओपन, और थर्ड नंबर का होता है आपका विंबलटन, और फोर्थ नंबर का होता है यूएस ओपन। ये चार होते हैं और हर साल ये चारों ग्रैंड स्लैम होते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने ये फोर्थ नंबर का, आपको मालूम है कि कोविड-19 की वजह से ग्रैंड स्लैम संपन्न नहीं हो पाए, लेकिन ये फोर्थ नंबर का यूएस ओपन का कंपटीशन रहा है और इस कंपटीशन में नाओमी ओसाका ने जीत हासिल की है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले पेपरों में पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में नाओमी ओसाका ने कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता है। तो चौथे नंबर का ग्रैंड स्लैम होता है यूएस ओपन, ठीक है। नाम क्या दिख रहा है अपन को? नाओमी ओसाका। तो नाओमी को याद रखना है और ओसाका को याद रखना है। नाओमी ओसाका, हालांकि ओसाका जापान आपने नाम सुना होगा। ओसाका जापान सूती वस्त्र उद्योग के लिए, जापान में जो ओसाका है वो सूती वस्त्र के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो नाओमी ओसाका ने अपने कैरियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम जीता है। उन्होंने ये 3 ग्रैंड स्लैम जीत लिए इसको मिला के। लेकिन अभी जो 2020 में अगर बात करें कि 2020 के अंदर यूएस ओपन उन्होंने जीता है। तो यूएस ओपन अपन को याद रखना है कि यूएस ओपन की विजेता बनी है कौन? नाओमी ओसाका, ठीक है। नाम याद रखना है, नाओमी याद रखना है, नौमी याद रखना। सोचें कि यूएस, यानी कि आपने यूँ ऐसे याद कर लेना कि आप नौमी को आपने एक सुना है, ठीक है। नौमी को एक इसके बारे में जानकारी ली है, तो ठीक है। नाओमी नाम ही उसका ओसाका है, नाओमी यानी नाम ही उसका ओसाका है, और ओसाका कहाँ संबंधित है? जापान, ठीक है। नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन जीता है, तो आप इस विनर को जरूर याद रखेंगे। और इससे पहले उन्होंने देखो 2018 में यूएस ओपन जीता था, 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, 2018 के बाद में 20 में यूएस ओपन उन्होंने जीत लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और नाम दिख रहा है आपको, डोमिनिक थिएम। क्या नाम लिखा हुआ है? डोमिनिक थिएम है। और डोमिनिक थिएम की बात करें, ये डोमिनिक थिएम ये पुरुष विजेता रहे हैं, ठीक है। यूएस ओपन 2020 के फाइनल में पुरुष विजेता कौन रहे? डोमिनिक थिएम, ठीक है। डोमिनिक थिएम यानी कि 2 महीने से इंतजार में थे हम, ठीक है। डोमिनिक थिएम का मतलब 2 महीने से, कितने महीने से? 2 महीने से, ठीक है। 2 महीने से इंतजार में थे हम कि कब कोई विनर आए, और देख लो आप, विनर मिल गया। और विनर जो मिला है उसका नाम क्या है? डोमिनिक थिएम। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के हैं। एक देश है ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वो है वियना। ध्यान रखना, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी कैपिटल तो कैनबरा है, लेकिन ये वाला ऑस्ट्रिया है, और ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना। तो फाइनल में जीत हासिल करके चैंपियन बने हैं, और उन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर ये ग्रैंड स्लैम जीता है। ऑस्ट्रिया के पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने ये ग्रैंड स्लैम जीता। उनके करियर का यह पहला ग्रैंड स्लैम है, यानी कि इस बंदे ने इससे पहले कोई ग्रैंड स्लैम नहीं जीता था और उन्होंने ये ग्रैंड स्लैम जीता है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये ग्रैंड स्लैम जो है वो किसने जीता है? डोमिनिक थिएम। हमें 2 नाम याद रखना है, एक याद रखना है नाओमी, ठीक है, एक याद रखना है नाओमी, और एक याद रखना है डोमिनिक, ठीक है। 9 और 2 दोनों, ठीक है, दोनों याद रखना है अपन को, दोनों याद रखना है, दोनों याद रखना है। 2 से डोमिनिक थिएम और 9 से नाओमी,
ठीक है, दोनों नाम, पुरुष विजेता और महिला विजेता दोनों के नाम याद रखना है। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हो जहाँ तक उम्मीद है। लेकिन ये किस देश से संबंधित है ये भी पूछा जा सकता है, ये ऑस्ट्रिया से संबंधित है। और अगर इससे पहले अगर उसने पूछा नाओमी ओसाका का संबंध कहाँ से, तो वो जापान से संबंधित है। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको ग्रैंड स्लैम के बारे में बता दूं कि ये ग्रैंड स्लैम होता क्या है और ये कब इसका आयोजन किया जाता है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि ग्रैंड स्लैम की बात कर रहे हैं हम, और ये जो ग्रैंड स्लैम होते हैं ये टेनिस के खेल से ही संबंधित है। ठीक है, टेनिस से संबंधित है। दूसरा, इसमें 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। जो पहले नंबर का होता है वो होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हालांकि ऑस्ट्रेलिया में ही होता है, जैसा कि नाम दिख रहा है आपको, तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ना ऑस्ट्रेलिया में होता है। और ठीक है, ये साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है। दूसरे नंबर का जो ग्रैंड स्लैम है, ठीक है, दूसरे नंबर का जो ग्रैंड स्लैम है वो होता है फ्रेंच। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन कहाँ पर होता है? फ्रांस में। सेकंड नंबर का जी हमेशा दूसरा होगा। ठीक है, तीसरे नंबर का होता है विंबलटन, और विंबलटन का आयोजन कहाँ पर होता है? लंदन में इसका आयोजन होता है, चूंकि नाम से ही समझ में आ रहा है। और फोर्थ नंबर का ग्रैंड स्लैम होता है यूएस ओपन। ठीक है, फोर्थ नंबर का होता है यूएस ओपन। और यूएस ओपन जैसा कि नाम दिख रहा है आपको, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में इसका आयोजन किया जाता है। तो ये चारों ग्रैंड स्लैम आपको पता होना चाहिए, हर साल होते हैं, ध्यान रखना है। चौथे ग्रैंड स्लैम का रिजल्ट आया है जिसमें दोनों विनर आपने पढ़े हैं। अब इनकी एक विशेषता है कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, यूएस ओपन है, इसकी एक विशेषता है। जहाँ तक है ये जो फ्रेंच ओपन है, ठीक है, फ्रेंच ओपन का बता रहा हूँ मैं आपको, ये किले कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, किले कोर्ट पर। किले कोर्ट का मतलब यहाँ पर रेड सोइल होती है, यानी कि लाल मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी में ये खेला जाता है ये गेम। ठीक है, ये इसकी विशेषता है फ्रेंच ओपन की। हालांकि ऑस्ट्रेलियन जो ग्रास कोर्ट, ठीक है, सॉरी, ऑस्ट्रेलियन जो होगा वो हार्ड कोर्ट में होगा। हार्ड कोर्ट, हार्ड कोर्ट, हार्ड कोर्ट में मतलब ये है सीमेंट का, सीमेंटेड होगा पूरा सरफेस, यानी कि जो ये सीमेंटेड होगा, ये क्ले कोर्ट होगा। और विंबलटन जो होगा तीसरे नंबर का, ये होगा आपका ग्रास कोर्ट। ग्रास कोर्ट का मतलब वही हरी घास होगी इसमें। और ये वाला भी आपका हार्ड कोर्ट होगा। ठीक है, पहला और चौथा जो होता है वो हार्ड कोर्ट होता है, और जो आपका दूसरा जो होता है वो क्ले कोर्ट होता है, लाल मिट्टी। और विंबलटन जो है वो आपका ग्रास कोर्ट होगा जिसमें हरी घास होगी। अब इन तीनों का लॉजिक देखो, पहला और चौथा तो याद रख लोगे, पहला और चौथा, पहला सीमेंट पे, चौथा भी सीमेंट पे। दूसरा फ्रेंच है, देखो फ्रेंच होता है फ्रांस में। फ्रेंच को अपन थोड़ा फ्रेंड से भी याद कर सकते हैं कि हम हमारे फ्रेंड के साथ में घूमने जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? फ्रेंड के साथ घूमने के लिए, बोले हम फ्रेंड के साथ लाल किले पे घूमने के लिए जाएंगे। ठीक है, कहाँ जाएंगे बेटा? लाल किले पे जाएंगे। तो सेकंड नंबर का आप कभी भूलोगे नहीं। अब विंबलटन लंदन में है और ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। ग्रास का मतलब घास हो गया। विंबलटन से सोचें आपके पास डंबल हैं, डंबल समझते होंगे आप, एक्सरसाइज करने वाले डंबल हैं। आप मैदान में डंबल से एक्सरसाइज कर रहे हैं और डंबल को नीचे आप गिरा दिया आपने, तो डंबल काय पे गिरे बेटा? ग्रास पे गिरे। ग्रास यानी कि घास पर गिर गए। ठीक है, तो ये आपका, ये चारों ग्रैंड स्लैम को याद रखना। पहला, और ABCD में फर्स्ट अल्फाबेट A होता है, तो A से अपन को याद रखना है कि A से शुरुआत होगी, ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, सेकंड नंबर पर फ्रेंच ओपन, थर्ड नंबर पर आपका विंबलटन, फोर्थ नंबर पर यूएस ओपन। ये चारों के चारों नाम आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, ये ग्रैंड स्लैम के बारे में, ये हमेशा होता है ग्रैंड स्लैम। ये 4 कंपटीशन होते हैं जो हर साल होते हैं। वैसे तो अलग अलग देशों के नाम से कंपटीशन हो ही जाते हैं, लेकिन ये टेनिस का कंपटीशन रहता है और ये हर साल इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा सा मैंने बेसिक आपको बता दिया है, तो ये ग्रैंड स्लैम के बारे में। एक नाम दिख रहा है आपको, कौन सा? एक जो नाम दिख रहा है योशिहिदे सुगा। ठीक है, क्या नाम दिख रहा है? योशिहिदे सुगा।
तो एक बहुत अच्छा फैक्ट है कि जापान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, और जापान के नए प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा। ठीक है, उन्होंने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसके इलेक्शन में जीत हासिल की है और उन्होंने लगभग 70% वोट हासिल किए। ठीक है, वे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे का स्थान लेंगे। ज्ञात रहे वर्तमान में जापान के राजा नारुहितो, जापान के राजा कौन है? नारुहितो। इससे पहले कौन थे? अकाहितो, इनके पिता थे शायद। ठीक है, पहले थे अकाहितो और अब कौन है? नारुहितो। नारुहितो जो है ना यहाँ के राजा हैं। तो ध्यान रहे यहाँ पर सम्राट होते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होते। देखो कुछ देश ऐसे होते हैं, कुछ देश ऐसे होते हैं जो गणतंत्रात्मक होते हैं और एक कुछ ऐसे होते हैं राजतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक में जनता चुनती है और राजतंत्रात्मक में पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते हैं। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे आप। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? योशिहिदे। ठीक है, योशिहिदे सुगा। तो योशिहिदे सुगा का मतलब देखो ऐसे याद रखना है, योशिहिदे, देखो इसमें सुगा सबको याद रखना है, सुगा। ठीक है, योशिहिदे का मतलब ये है कि आपको जा पान लेके आ। किसी ने बोला जा पान लेके आ, किसी ने पान मंगाया आपको खाने के लिए, बोलता है जा पान लेके आ, तो दुकान तो देखी नहीं है, तो उससे पूछ रहे हैं ये दुकान कहाँ पर है, कहाँ पर मिलेगा पान, मैंने दुकान देखी नहीं है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि यूं सीधी चले जाना, यूं सीधे चले जाना। कैसे चले जाना? सीधे चले जाना, यूं सीधी। ठीक है, यूं सीधे। ठीक है, कैसे चले जाना? यूं सीधे चले जाना, टेंशन मत लेना, यूं सीधे चले जाना। तो योशिहिदे यानी कि सीधे, सिंपल है, याद कर सकती हो। यूं सीधे, यूं सीधे चले जाना और तुम्हें दुकान दिखेगी, वहां से लेके आना। ठीक है, योशिहिदे सुगा नाम अपन को याद रखना है। योशिहिदे सुगा जो है अभी हाल ही में कहाँ के प्रधानमंत्री बने? जापान के। जब कोई नया पद धारण करता है वो जरूर याद कर लिया करो, अच्छे से पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रख लोगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक तुरंत, क्या लिखा हुआ है आपके सामने? तुरंत। तुरंत कस्टम्स कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। तुरंत कस्टम्स कार्यक्रम है, और तुरंत कस्टम कार्यक्रम की अपन बात करें तो 8 जून 2020 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBEC, ठीक है, एक CBDT अलग होता है और CBEC अलग होता है, तो CBEC ने आयातित वस्तुओं के तेजी से सीमा शुल्क निकासी के लिए बेंगलोर व चेन्नई में तुरंत कस्टम्स कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ठीक है, अब देखो बेंगलोर और चेन्नई दो शहर हैं वो हाईलाइट हो गए, तो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि तुरंत कस्टम कार्यक्रम पहली बार तो किसके द्वारा चलाया गया है? तो आपका आंसर होगा CBEC के द्वारा, क्योंकि इसमें भी वो क्या करेगा? 4 ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन दे दिया मान लो उसने कि आप बताएं कि CBDT है ना, CBEC है, या फिर आपका RBI है, या CBI, मतलब इस तरीके से 4 ऑब्जेक्ट बना के वो दे सकता है। तो अपना जो आंसर होगा वो होगा CBEC, और ये CB से याद रखना है, C से चेन्नई और B से बेंगलोर, बस CBEC को याद रखना है, CBEC। ठीक है, इसको C और B से याद करना, चेन्नई और बेंगलोर। अगर ये क्वेश्चन करता है CBEC के द्वारा भी हाल में, तुरंत याद हो जाएगा तो मैं तुरंत, बस CB और EC याद कर लेना, तो उससे क्या होगा? तो मैं तुरंत याद हो जाएगा। यानी तुरंत कस्टम्स कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तुरंत कस्टम कार्यक्रम अभी हाल ही में किसके द्वारा संचालित किया गया है? CBEC के द्वारा। ठीक है, कहाँ पर संचालित किया जाएगा? बेंगलोर और चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो CBEC का तुरंत कस्टम्स एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक इसमें एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जो सीमा शुल्क से संबंधित है। लिखा हुआ है आयातित वस्तुओं के तेजी से सीमा शुल्क निकासी के लिए। ठीक है, आयातित का मतलब होता है एक इंपोर्ट करना, और जब वस्तुओं को इंपोर्ट करेंगे तो तेजी से उनका जो सीमा शुल्क है, ठीक है, सीमा शुल्क जो है वो निकासी के लिए बेंगलोर एवं चेन्नई में तुरंत कस्टम्स कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, इसको याद रखना। अब लिखा हुआ है यह कार्यक्रम कारोबार करने में सुगमता में सुधार करने का एक मेगा कार्यक्रम होगा। ठीक है, यानी ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कारोबार करने में भी एक आसानी होगी, इसलिए इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखते हैं,
आपके सामने लिखा हुआ है पेमेंट स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो ये जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, ठीक है, अब देखिए इसको पढ़ते हम। 5 जून 2020 को आरबीआई ने 500 करोड़ रुपए का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड पीआईडीएफ सृजित करने की घोषणा की है। ठीक, आरबीआई ने इस फंड में लगभग 250 करोड़ रुपए का प्रारंभिक योगदान करेगा। तो भाई पीआईडीएफ है, देख रहे हो आप, लिखा हुआ है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं पीआईडीएफ जो है आरबीआई ने संचालित किया है और 500 करोड़ का, ठीक है, 5 जून को पर्यावरण दिवस है और इसी दिन 500 करोड़ रुपए का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड, ठीक है, फंड, तो ये इसकी फुल फॉर्म है पीआईडीएफ की और इसको सृजित करने की घोषणा की है। और आरबीआई ने इस फंड में कितना 250 करोड़ रुपए का प्रारंभिक योगदान है, सबसे पहले 250 करोड़ रुपए का योगदान करेगा, उसके बाद में टोटल जो होगा वो 500 करोड़ का इसमें अनुदान किया जाएगा। ठीक, तो आप इसको जरूर याद रखेंगे, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को याद रखेंगे। पहला पॉइंट तो ये कि ये किसके द्वारा संचालित किया जाएगा, आरबीआई के द्वारा। दूसरा ये कितने रुपए की राशि, 500 करोड़ की राशि, और दूसरा पहले अनुदान में 250 करोड़ रुपए की राशि इसमें दी जाएगी। आपको हो सकता है पेपर के अंदर इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। पीआईडीएफ की फुल फॉर्म क्या है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक, नेक्स्ट है, जैसा कि सामने दिख रहा है आपको, अक्षय कुमार के बारे में दिया गया है। ठीक है, अक्षय कुमार का क्या है इसमें, जून 2020 में प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व के 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले मशहूर हस्तियों की लिस्ट जारी की है। ठीक है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज 2020। अमेरिका मॉडल काइली जेनर 590 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ पहले नंबर पर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही याद रखो, पहले नंबर पर कौन है भाई, पहले नंबर पर है काइली जेनर 590। ठीक है, 590, तो इसको भी याद रख लेंगे आप। तो ये जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो काइली जेनर का नाम आप याद रखेंगे। काइली जेनर का जो है, चलिए, तो जो काइली जेनर के बारे में अगर देखा जाए तो काइली जेनर सबसे पहले नंबर पर, काइली जेनर 590 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ प्रथम स्थान पर रहे हैं। ठीक, स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का नाम आपने सुना होगा, 106.3 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ तीसरे स्थान पर रहे। हालांकि ये फोर्ब्स की सूची है और उधर खिलाड़ियों की सूचियों में पहले नंबर पर हमने उनको पढ़ ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन फोर्ब्स की सूची के अनुसार जो सेलिब्रिटी लिखा हुआ है, सेलिब्रिटी के लिए तो ये 2020 में अक्षय कुमार भारत के मतलब जो मशहूर एक्टर हैं। ठीक है, इस सूची में भारत से केवल एक मशहूर हस्ती शामिल हुई है। ठीक है, वो अक्षय कुमार हैं, 48.5, जो 52वें नंबर पर है। और ऐसी ये सूची शायद आपने पहले पढ़ ली थी और उसमें एक भारतीय शामिल है, ऐसा भी पढ़ा था। तो अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार कितनी राशि के साथ, मतलब 48.5 मिलियन राशि के साथ में 52वें स्थान पर है, 52 नंबर पर है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि अभी हाल ही में अमेरिका की पत्रिका ने जो फोर्ब्स ने एक सूची जारी की थी, उसमें फर्स्ट नंबर पर है काइली जेनर, काइली। ठीक है, तो काइली देखो कितना अच्छा शब्द है, बिल्कुल याद होगा। अक्षय कुमार ने कैसी टी शर्ट पहन रखी है, बिल्कुल काली। ठीक है, ये बिल्कुल याद रहेगा। चश्मा कैसा पहन रखा है, काली। बाल भी कैसे ही हैं, काले हैं। ठीक है, तो काइली याद हो जाएगा यार, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, क्योंकि अक्षय कुमार ने कैसी टी शर्ट पहनी थी, काली। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है, काइली। ठीक है, और अक्षय कुमार बहुत अच्छे हैं, इसलिए ये बिल्कुल भारत में इनका पहला नंबर आ गया। मतलब केवल एकमात्र एक्टर हैं जो इसमें शामिल हुए, लेकिन 52वें स्थान पर है, जी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक नाम दिख रहा है हमें, वेद मरवा। क्या नाम लिखा हुआ है, वेद मरवा। ये जो वेद मरवा हैं 5 जून 2020 को दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, यानी कि दिल्ली के पूर्व कमिश्नर तो रहे, साथ में ये राज्यपाल का पद भी इन्होंने ग्रहण किया। ठीक है, 87 ईयर्स और 87 वर्ष के थे और वह मणिपुर के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं। ठीक है, किस राज्य के राज्यपाल, मणिपुर के। वे वर्ष 1985 से 88 तक दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रहे। उन्होंने अनसिविल वार्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी है।
तो हो सकता है कभी आपसे पेपर में ये पूछ लें, इनकी बुक पूछ लें, तो आप याद रखना है थोड़ा सा कि भाई वेद मरवाहा, वेद मरवाहा को याद रखना है। बोले वेदों में से क्वेश्चन पूछेंगे तो बोले अब तो मेरे को मरवा दिया यार, वेद वेद कहाँ तक पढ़ेंगे, है ना। तो बोले वेदों में से क्वेश्चन आएंगे। तो अनसिविल यानी सिविल सर्विसेज की हम तैयारी कर रहे हैं, तो बोले अनसिविल यानी कि हम तो सिविल में नहीं जाएंगे क्योंकि वेदों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अनसिविल वार्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म, ठीक है, इन इंडिया। तो ये पुस्तक लिखी थी, किसने लिखी थी? ये पुस्तक वेद मरवा ने लिखी थी। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो ये कि वेद मरवा का अभी हाल ही में निधन हुआ है, वो किस राज्य के या किस शहर के पुलिस महानिदेशक थे? तो दिल्ली के थे। दूसरा ये पूछ सकता है कि वो किस राज्य के राज्यपाल रहे हैं? मणिपुर के राज्यपाल रहे हैं, मणिपुर के पूर्व राज्यपाल। विभिन्न राज्यों का लिखा है तो और भी राज्यों के होंगे, लेकिन मणिपुर के हाईलाइट हुआ तो मणिपुर के राज्यपाल के रूप में भी वो थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेद मरवाहा का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक नाम दिख रहा है आपको प्रीतम सिंह। क्या नाम दिख रहा है? प्रीतम सिंह। ये जो प्रीतम सिंह है ये भी बड़े महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्रीतम सिंह 3 जून 2020 को भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM लखनऊ के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रीतम सिंह का निधन हो गया, ठीक है। तो ये लखनऊ के IIM लखनऊ के पूर्व निदेशक थे। नाम क्या है? प्रीतम सिंह। उन्हें वर्ष 2003 में सरकार के द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो इसमें से 2 पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। प्रीतम सिंह का एक तो याद रखना है अपन को, लखनऊ के पूर्व निदेशक रहे हैं। दूसरा पॉइंट, उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 2003 में। या बोले तो कौन सा पद पुरस्कार मिला था उनको? उनको पद्मश्री सम्मान मिला था, क्योंकि ये भी 3 प्रकार के होते हैं पद्म सम्मान, ठीक है। पद्मश्री आपके सामने लिखा हुआ है। एक होता है आपका पद्म भूषण, ठीक है, होता है पद्म भूषण, और एक होता है आपका पद्म विभूषण, ठीक है। पद्म विभूषण जो होता है इन तीनों में सबसे बड़ा होता है, क्योंकि इसका नाम बड़ा है ना तीनों में, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है। तो पद्म विभूषण जो होता है ये सबसे फर्स्ट नंबर का अवार्ड होता है पद्म अवार्ड में, ठीक है। तो प्रीतम सिंह है। प्रीतम सिंह कौन थे? IIM लखनऊ के पूर्व निदेशक रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं 2003 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो प्रीतम को याद रखना है। प्रीतम जो है वो लखनऊ को याद रखना है, प्रीतम को याद रखना है, ठीक है। तो प्रीतम को याद रखना है। बोले जहाँ पर कहीं ना कहीं भूत प्रेत होते हैं वहाँ पर लाखों लोग जो है, जहाँ पर भूत प्रेतों को भगाया जाता है वहाँ पर लाखों नए लोग पहुँचते हैं, लाखों भक्तों को आराम मिलता है जिस जगह से, वहाँ पर लाखों लोग पहुँच जाते हैं, लाखों नए लोग आते रहते हैं जहाँ पर भूत प्रेतों को भगाया जाता है, ठीक है। तो प्रीतम सिंह है, प्रीतम सिंह को याद रखना है। और प्रीतम सिंह का संबंध जो है लखनऊ प्रबंधन संस्थान IIM के पूर्व निदेशक के रूप में नियुक्त हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के बारे में लिखा हुआ है कि जो भारतीय नौसेना है, भारतीय नौसेना कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ, ठीक है, चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसको चयनित किया गया? देखिए 12 जून 2020 को वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता, ठीक है, पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम के चीफ ऑफ स्टाफ के पूर्व कार्यभार संभाला। और इस पद पर उन्होंने वाइस एडमिरल यानी कि SN घोरमाड़े का स्थान लिया है। तो वाइस एडमिरल का स्थान ले लिया उन्होंने, और वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता ने पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में चयनित हुए हैं। तो चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में चयनित हो गए, ठीक है। तो विश्वजीत दास गुप्ता ने पूर्वी नौसेना कमांड विशाखापट्टनम के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य। तो नाम क्या है भाई? विश्वजीत दास गुप्ता नाम दिख रहा है आपको, याद रखना है, ठीक है। ये अभी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, तो चीफ ऑफ स्टाफ का मतलब विश्वदास गुप्ता, यानी पूरा विश्वदास होता है। अगर कोई चीफ मिनिस्टर बन जाए किसी भी राज्य का तो पूरा विश्वदास हो जाता है उनका, ठीक है। तो चीफ ऑफ स्टाफ, या दूसरे बोले कि चीफ मिनिस्टर का जो स्टाफ होता है, ठीक है, ऐसे याद रखना, चीफ मिनिस्टर का जो स्टाफ होता है वो कैसा हो जाता है? बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि अब चीफ मिनिस्टर स्टाफ वालों को तो पूछते ही नहीं है, इधर उधर भागते रहते हैं, ठीक है। इन्होंने NS घोरमाड़े का स्थान लिया है, तो मैंने इनका नाम याद रखना है, विश्वजीत दास गुप्ता का नाम याद रखेंगे, ठीक है। पूर्वी नौसेना कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में चयनित किए गए हैं। आपको इमेज दिख रही है, ठीक है।
लिखा हुआ है नाम विश्वजीत दास गुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट है अभी हाल ही में गूगल क्लाउड, क्या लिखा हुआ है, गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बने हैं। ठीक है, तो इसमें जून 2020 में अनिल बल्लूरी, क्या नाम लिखा हुआ है, अनिल बल्लूरी। ठीक है, गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक हैं। तो अनिल बल्लूरी, अनिल एक मोबाइल खरीद रहा है, दोस्त उसको राय दे रहा है और वो कह रहा है दोस्त अनिल, ओए अनिल वो लो रे, ठीक है, वो लो रे, बोले कौन से लो, कौन सा मोबाइल लो, अरे वो लो रे जिसमें गूगल चल जाए या जिसमें गूगल क्लाउड या गूगल मीट हो। ठीक है, तो अनिल से कह रहा है कि सादा मोबाइल लेने की ज़रूरत नहीं है, अब तो अनिल वो मोबाइल लो रे जिसमें गूगल मीट चल जाए। आपको मालूम है गूगल मीट होता है, गूगल मीट पर आजकल काफ़ी सारी ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं। ठीक है, तो गूगल मीट। ठीक है, तो गूगल क्लाउड पूछ रहा है, गूगल क्लाउड इंडिया का वरिष्ठ निदेशक किसे बनाया गया है, गूगल क्लाउड इंडिया का वरिष्ठ निदेशक बनाया गया है अनिल बल्लूरी के। तो वो कह रहा है भैया किसको, बोले अनिल तुम एक काम करो, मोबाइल लेना है तो वो लो रे जिसमें गूगल चल जाए। ठीक है, तो गूगल क्लाउड इंडिया का नया वरिष्ठ निदेशक जो है वो किसको बनाया गया है, अनिल बल्लूरी को बनाया गया है। इससे पूर्व वह नेट ऐप में भारत और सार्क तब देशों के ऑपरेशन अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। वर्तमान में गूगल क्लाउड इंडिया के जो प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो करण बाजवा हैं। ठीक है, करण बाजवा जो हैं वो गूगल क्लाउड इंडिया के प्रबंध निदेशक हैं। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं ये जो फैक्ट हैं इनको आप याद रखेंगे। एक थोड़ा सा एक रिकॉल कर देते हैं जल्दी से जो अभी तक आपने पढ़ा था। ठीक है, देखिए एक रिवीजन कर लेते हैं, रिकॉल कर देते हैं। नाओमी ओसाका पढ़ा था, नाओमी ओसाका ने अभी हाल ही में, जैसे अगर मान लो क्वेश्चन करें नाओमी ओसाका ने अभी हाल ही में कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता है, यूएस ओपन जीता है। ठीक है, यूएस ओपन की विनर हुई है कौन, नाओमी ओसाका। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलटन और यूएस ओपन। ठीक है, और उन्होंने 2018 में यूएस ओपन जीता था, उसके बाद 1 साल का गैप करके दोबारा से यूएस ओपन जीत गए। इससे पहले वो 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती थी। ठीक है, फिर पढ़ा था हमने डोमिनिक थियम, बोले 2 महीने, 2 और 9 याद रखना है, 2 महीने। ठीक है, तो 2 महीने इंतजार किया था हमने महिला और पुरुष विजेता का। हालांकि विजेता तो इसमें पुरुष युगल भी होते हैं, महिला युगल भी होते हैं, लेकिन आप केवल सिंगल नाम याद रखो। ठीक है, डोमिनिक थियम ने जीता है यूएस ओपन और ये ऑस्ट्रिया के हैं, ऑस्ट्रिया कैपिटल वियना। फिर मैंने आपको बताया था कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलटन, यूएस ओपन। यूएस ओपन जो होता है वो हार्ड कोर्ट पर, और पहला और चौथा हार्ड कोर्ट पर होगा, सीमेंट वाला मैदान होगा। और फ्रेंच ओपन जो होगा आपका वो क्ले कोर्ट यानी कि वो लाल मिट्टी पे खेला जाएगा। और इसकी एक विशेषता होती है फ्रेंच ओपन सेकंड नंबर का, इसमें जब लाल मिट्टी पर खेला जाता है तो जहाँ तक है इसमें वाइट ड्रेस होती है हमेशा। ठीक है, जितने भी खिलाड़ी होते हैं, एम्पायर होते हैं, उनको वाइट ड्रेस पहनना अनिवार्य होता है पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है। और विंबलटन है और यूएस ओपन ही आपको समझ में आ गया था और मैंने बता दिया था ये चारों का। ठीक है, यूँ सीधे चले जाना, यूँ सीधे चले जाना सुगा। ठीक है, तो जापान के नए प्रधानमंत्री बने, जा पान लेके आ, बोले मैंने दुकान नहीं देखी है, तो एक काम करना, यूँ सीधे चले जाना। ठीक है, यूँ सीधे चले जाना और पान लेके आ जाना, तो यूँ सीधे नाम याद रखना है। ठीक है, 70% वोट मिले थे और जापान के सम्राट अभी वर्तमान में नारुहितो। तुरंत कस्टम्स कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, बोले तुरंत याद हो जाएगा, तुरंत कष्ट से हम बाहर निकल आएंगे। बोले कैसे, CBSE, सी से चेन्नई, बी से बेंगलोर, बस ऐसे याद कर लेना। तो CBEC ने अभी हाल ही में एक वस्तुओं के तेजी से सीमा शुल्क निकासी के लिए एक स्कीम शुरू की है, वो CBEC के नाम से प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और C से चेन्नई, बी से बेंगलोर, और इसको ऐसे ही याद कर लेना। ठीक है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, यानी कि इसको अपन क्या बोलेंगे शॉर्ट में, PIDF। तो PIDF जो है RBI ने, PIDF, RBI PI। ठीक है, तो अपन को PIDF का शुरुआत की है और PIDF की फुल फॉर्म है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, ये सर्जित किया गया है, तो आप इसको जरूर याद रखें।
अक्षय कुमार के बारे में मैंने आपको बताया था कि अक्षय कुमार जो है फोर्ब्स की सूची में जारी की गई थी और उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे अक्षय कुमार ने देखो काली टी शर्ट पहनी थी, तो फर्स्ट नंबर पर जो है काइली जेनर है जो 590 मिलियन के साथ फर्स्ट नंबर पर है। लेकिन अक्षय कुमार जो है 48.5, ठीक है, 48.5 मिलियन डॉलर के साथ में 52वें स्थान पर है। तो इनका नाम है, हमारे भारत का प्रथम बंदा है भाई, इसलिए याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वेद मरवा यार, वेद पढ़ने पड़ेंगे भैया, मरवा डालेंगे ये तो। अनसिविल यानी कि सिविल की जॉब नहीं करेंगे, सिविल की तैयारी नहीं करेंगे, अनसिविल की करेंगे, वरना सिविल की करेंगे तो हमें पूरे वेद पढ़ के मरवा देंगे जी हमें, है ना। तो वेद मरवा जो है ये हालांकि मर गए हैं, लेकिन ये दिल्ली के पूर्व महानिदेशक गए हैं, क्योंकि दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जाएंगे सिविल, तो दिल्ली के पुलिस के कमिश्नर रहे। और मनी तो खर्च होगी बेटा दिल्ली में जाके, जब तैयारी करेंगे तो मणि पूरी खर्च हो जाएगी। तो मणिपुर के, और फिर बाद में तुम राजा बन जाओगे, वो बात अलग है। तो मणिपुर के पूर्व राज्यपाल रहे और दिल्ली के कमिश्नर के रूप में भी नियुक्त रहे थे, ठीक है। डॉक्टर प्रीतम है, भूत प्रेत होते हैं तो वहाँ पर लाखों लोग पहुँचते हैं, ठीक है, लाखों न्यू लोग पहुँच जाते हैं। तो लखनऊ के पूर्व निदेशक हैं प्रीतम सिंह, इनका भी नाम याद रखना। 2003 में कौन सा अवार्ड दिया गया था बेटा? पद्मश्री अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। पूर्वी नौसेना कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ है, यानी कि चीफ मिनिस्टर से पूरा स्टाफ कैसा रहता है बेटा? उदास रहता है, उदास तो दास शब्द लगेगा। पूरा नाम देंगे आपको 4 ऑप्शन में। विश्वजीत दास गुप्ता पूरे विश्व में जीतने की कोशिश करेगा, जो एक बार चीफ मिनिस्टर बन गया तो पूरे विश्व को जीतने की कोशिश करेगा, विश्वजीत दास गुप्ता, ठीक है। गूगल क्लाउड इंडिया के वरिष्ठ निदेशक अभी हाल ही में किसको बनाया गया है? तो गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक, यानी गूगल क्लाउड यानी कि वो अनिल वोलोरे, जिसमें गूगल क्लाउड चल जाए, गूगल मीट चल जाए, वोलोरे। तो अनिल वल्लूरी को गूगल क्लाउड इंडिया का नया वरिष्ठ निदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा पूरा। अपना फीडबैक जरूर देना, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।